हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम देखेंगे कि कैसे हम इनकम मेथड का यूज़ कर कर अपने देश का टोटल इनकम यानी ओवरऑल इनकम यानी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। देखो बेटा, इनकम मेथड का जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर है। ये कंसेप्ट कहता है कि जो इनकम बेस्ड है होती है वो होती है प्रोडक्शन के ऊपर। यानी जब देश के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा तो ही तो इनकम जनरेट होगी। और प्रोडक्शन करने के लिए बेटा बोलते हैं ना कि हमें खर्चा करना पड़ता है। यानी हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं, और वो लोग सर्विस अगर देंगे तो फ्री में तो बोलते ना वो अपनी सर्विस नहीं देंगे। बदले में उनको इन रिटर्न कुछ ना कुछ देना होता है। तो जो भी देश के अंदर रह रहे रेसिडेंट्स हैं, निवासी हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के अंदर रह रहे जितने भी निवासी हैं वो प्रोडक्शन करने के लिए अपना योगदान देते रहते हैं। और क्योंकि वो अपना प्रोडक्शन करने के लिए योगदान देते हैं तो उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। तो जो रेसिडेंट्स हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए अपना फैक्टर सर्विस दे रहे हैं तो उनको बदले में जो भी इनकम मिलती है जिसको हम फैक्टर इनकम भी कहते हैं, तो वो इनकम अगर हम ऐड कर दें, सम अप कर दें, तो उन सारी की सारी इनकम्स को जोड़कर, सारी की सारी फैक्टर इनकम्स को जोड़कर हम अपने देश के क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। जैसे कि बेटा देखो, अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो कुछ लोग बेटा लैंड प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ लोग कैपिटल यानी पैसा प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ लोग अपनी स्किल देते हैं लाइक लेबर वगैरह बोलते हैं ना बिजनेस में यूज़ की जाते हैं प्रोडक्शन को करने के लिए। कुछ बोलते हैं ना बेटा एंटरप्रेन्योरशिप का काम करते हैं, लाइक ओनर जो है वो अपना कुछ सर्विस देता है बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग ना अपनी सर्विस दे रहे हैं। कुछ लोग लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोग कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोग लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं यानी एज अ ओनर अपनी बिजनेस को सर्विस दे रहे हैं। और बदले में क्योंकि इन सब का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर और प्रोडक्शन करके जनरेट होती है इनकम, तो उसी इनकम को ना इन्हीं सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बांट दिया जाता है। कुछ लोगों को लैंड के बदले क्या दिया जाता है, रेंट एंड रॉयल्टी। कुछ लोगों को कैपिटल के बदले क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। कुछ लोगों को लेबर के बदले क्या दिया जाता है, वेजेस। कुछ लोगों को एंटरप्रेन्योर के बदले क्या दिया जाता है, प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है ओनर। जो ओनर है वो अपनी सर्विस दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसे बिजनेस से क्या कमाना है, प्रोडक्शन से क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो ये सब लोग मिलकर ना बेटा अपना फैक्टर सर्विसेज, अपना फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, और बदले में प्रोडक्शन करके बदले में इन लोगों को फैक्टर इनकम्स दी जाती है। इसके साथ साथ हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेटा जो सेल्फ इंडिपेंडेंट रह के अपनी स्किल का यूज़ कर कर पैसा कमाते हैं। ठीक है, अपना प्रोफेशन करके पैसा कमाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए, इंडिपेंडेंट अपनी फर्म खोलकर बैठा है, वहाँ पर पैसा कमा रहा है। ठीक है, लॉयर है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है। ठीक है, किसी के लिए काम नहीं करता, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है और बोलते हैं ना कि वहाँ से पैसे कमाता है। ठीक है, मान लो एक टीचर है, ठीक है, किसी स्कूल के लिए, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के लिए काम नहीं करता, खुद का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पढ़ाता है और बच्चों से फीस अर्न करता है, स्किल का यूज़ करता है। एक सैलून है, वहाँ पर जो बार्बर है वो क्या करता है, बोलते हैं ना अपने क्लाइंट्स के हेयर कट करता है और वहाँ से पैसे कमाता है। एक ब्यूटिशियन है जो ब्यूटी मेकअप का काम करता है और वहाँ से पैसा कमाता है। तो ये सब स्किल यूज़ कर रहे हैं अपने, बोलते हैं ना, प्रोफेशन को चलाने के लिए, तो वहाँ से भी लोग पैसा कमाते हैं, तो उसको मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो अगर हम इन सारी इनकम को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होने वाली इनकम को प्लस मिक्स्ड इनकम को अगर जोड़ दें तो हमें अपने देश की डोमेस्टिक इनकम पता चलती है, और डोमेस्टिक इनकम से फिर हम अपने देश की इनकम, बोलते हैं ना, अपने देश की इनकम यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि मीनिंग ऑफ इनकम मेथड की, इनकम मेथड क्या है, तो देखो इनकम मेथड के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। ठीक है, जहाँ पे नेशनल इनकम मेजर्ड किया जाता है बाय एडिंग ऑल द फैक्टर इनकम, जितनी भी फैक्टर इनकम्स अर्न करी जा रही हैं उन सब का क्या कर दिया जाए, एडअप कर दिया जाए। अच्छा, ये फैक्टर इनकम कौन अर्न कर रहे हैं? बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा प्रोडक्शन में अपनी क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो बदले में इनको जो भी इनकम मिलती है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो जितनी भी फैक्टर इनकम्स हैं,
जो अर्न कर रहे हैं रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, यानी पूरे एक साल में देश में रह रहे जितने भी रेसिडेंट है, रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, जितने भी लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, तो पूरे एक साल में जितने भी रेसिडेंट्स ने फैक्टर इनकम्स अर्न करी है इस कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, अगर उसे जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ऐड कर दिया जाए, तो वहां से हम अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इंग्लिश में बात करूं तो इनकम मेथड में इकोनॉमी के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमी के सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जो इनकम मिल रही है, क्योंकि ये सब अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, फैक्टर प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो बदले में इनको जो भी इनकम मिलती है उन सब को अगर हम टोटल कर दें, उन सब का अगर टोटल कर दिया जाए, तो इसी टोटल को हम क्या बोल सकते हैं, नेशनल इनकम बोल सकते हैं। हाउएवर इनकम मेथड से बेटा सबसे पहले हमारी डोमेस्टिक इनकम आएगी, ठीक है, डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं आती है, पहले डोमेस्टिक इनकम आएगी, और डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट होता है एनडीपीएफसी, ठीक है, एनडीपीएफसी, हमारे पास पहले एनडीपीएफसी आएगा, और वंस वी फाइंड डोमेस्टिक इनकम, वंस वी फाइंड एनडीपीएफसी, तो इसकी मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं फिर अपने देश की नेशनल इनकम। जैसे हमने इससे पहले वैल्यू एडेड मेथड देखा था, तो वैल्यू एडेड मेथड में मेरे बच्चे हमारे पास पहले क्या आता था, जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी की मदद से हम क्या निकालते थे, अपने देश की नेशनल इनकम। वैसे ही इनकम मेथड से पहले हमारी डोमेस्टिक इनकम आएगी, यानी एनडीपीएफसी घरेलू इनकम आएगी जो हम देश के अंदर से कमा रहे हैं, फिर हम एनडीपीएफसी से यानी डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जा सकते हैं, नेशनल इनकम पे, और नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है बेटा, एनएनपीएफसी। और ये बात तो सब बच्चों को अब पता चल गई होगी, लास्ट प्रीवियस लेक्चर से मैं ये बात बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जब हम एक एग्रीगेट फाइंड कर देंगे तो उस एग्रीगेट की मदद से हम एनी अदर कोई भी एग्रीगेट फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल इनकम हो या कोई एनी अदर एग्रीगेट हो, हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो बोलो क्या आपको समझ में आया इनकम मेथड? तो इनकम मेथड के अंदर हमें क्या करना है कि जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं रेसिडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर कर प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी रेसिडेंट इनकम अर्न कर रहे हैं उन सारी की सारी इनकम को जोड़ दिया जाए, तो वहां से हम अपना नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारी डोमेस्टिक इनकम आएगी एनडीपीएफसी, फिर वहां से हमारा क्या आएगा बेटा, नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी। अच्छा, इसी मैथड को हम अपना फैक्टर इनकम मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी इनकम लेते हैं ना, फ्री फोकट की इनकम नहीं लेते, हम ऐसी इनकम लेते हैं जो मेहनत करके कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस में सर्विस देकर कमा रहे हैं, हम वो इनकम यहाँ पर लेते हैं। अब मान लो कि बेटा आप लोग ना कहीं गए, आपने किसी बैगर को यानी भिखारी को कुछ पैसे भीख में दे दिए, तो क्या वो उस बैगर के लिए, उस भिखारी के लिए क्या फैक्टर इनकम है? नहीं, क्योंकि उसने कोई काम थोड़ी करा, आपने तो बस भैया उसकी बोलते ना हालत पे तरस खाकर उसको कुछ पैसे बोलते हैं ना कि बोलते ना डोनेट कर दिया, कुछ पैसे आपने दे दिए, तो वो एक तरीके का ट्रांसफर पेमेंट है, वो फैक्टर पेमेंट, वो एक तरीके का बोलते ना फैक्टर इनकम नहीं है उसके लिए, ठीक है, वो एक तरीके का ट्रांसफर इनकम हो, ठीक है। ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है, ऐसी इनकम जो बिना सर्विस दिए आप कमा लेते हो। अब जैसे मान लो कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई, आपने क्लास 12th में अच्छा परफॉर्मेंस दिया और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुश होकर आपको क्या दे दिया, स्कॉलरशिप दे दिया। अब आपको क्या लगता है मेरे बच्चे, ये जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, आप इसके बदले सरकार को क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं, ठीक है, मार्क्स लाए आप अच्छे लेकर आए, आप एक अच्छे स्कॉलर हो, ठीक है, पर आप अभी सरकार को क्या दे रहे हो, आप अभी गवर्नमेंट को क्या दे रहे हो? कुछ नहीं, बट गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, तो ये भी ट्रांसफर इनकम होगी। अच्छा, मान लो एक पर्सन है जो रिटायर्ड हो गया अपनी जॉब से, ठीक है, अपनी जॉब से क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया है, ठीक है, अब गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है, पेंशन दे रही है, तो सोचो पेंशन उसे मिल रही है, तो अब तो वो गवर्नमेंट के लिए कुछ सर्विस वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो वो भी तो कैसी इनकम होगी, ट्रांसफर इनकम, ठीक है। या आप इसे ऐसे समझिए कि इंडिया में बैठा हुआ दीपक, ठीक है, अमेरिका में बैठा हुआ या बैठी हुई जूलिया मान लो कोई,
ठीक है, तो उसको क्या गिफ्ट कर रहा है, कुछ पैसे गिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान लो दीपक ने जो जूलिया को जो गिफ्ट दिया, ठीक है, कैश में जो गिफ्ट दिया, तो आपको क्या लगता है, क्या इसके बदले जूलिया ने कोई सर्विस दी या कोई काम किया दीपक के लिए? द आंसर इज नो। दीपक ने बोलते हैं ना कि प्यार प्रेम में आके क्या दे दिया, पैसा प्रोवाइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ये ट्रांसफर इनकम्स होती हैं। क्या होती हैं ये? ट्रांसफर इनकम, जो बिना सर्विस के इनकम मिल जाए, बिना कुछ दिए इनकम मिल जाए, उसको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे ट्रांसफर इनकम्स नहीं बट फैक्टर इनकम्स लेते हैं। ऐसी इनकम लेते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में सर्विस देकर हम कमा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा जो योगदान है वो प्रोडक्शन को करने में बोलते ना हेल्प कर रहा है, और उस प्रोडक्शन से बोलते ना फिर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, तो उसको फैक्टर इनकम बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस मेथड को फैक्टर इनकम मेथड भी कहा जाता है। जो कंसेप्ट है इनकम मेथड का, तो बेसिक कंसेप्ट ये है बेटा कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज देते हैं, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति हो, कैपिटल प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति हो, लेबर प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति हो, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति हो, वो सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और ये सब अपनी क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी किसी ना किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इन रिटर्न इन्हें जो भी फैक्टर पेमेंट्स मिलता है, इन्हें जो भी पैसा मिलता है, इसी फैक्टर पेमेंट्स का, इसी पैसे का, इसी इनकम का अगर सम अप कर दें तो हम वहां से अपने देश की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। वो बात अलग है कि पहले डोमेस्टिक इनकम आएगा, फिर डोमेस्टिक इनकम की हेल्प से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, पर यस, हम नेशनल इनकम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फैक्टर इनकम इंक्लूड्स इन इनकम मेथड, ठीक है। जैसे लैंड वालों को बदले में क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर वालों को क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी यानी मजदूरी मिलती है। कैपिटल वालों को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि जो अपना पैसा लगा रहा है बिजनेस में, कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि जो पैसा मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ, अगर मैं उसे कहीं बैंक वगैरह में इन्वेस्ट करता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैपिटल लगा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए यहाँ से भी। तो कैपिटल लगा रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और जो ओनर एज एन एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस में अपनी सर्विस दे रहा है, काम कर रहा है, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसे बिजनेस से क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है, यानी मुनाफा कमाना है, ठीक है। तो इन सब की कमाई को अगर जोड़ दिया जाए ना, तो यही हमारे देश की नेशनल इनकम को निकालने में हेल्प करते हैं। सो देखो, ओनली फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड, नॉट द ट्रांसफर इनकम, ठीक है। ट्रांसफर इनकम के मैंने एग्जांपल्स बताए, ठीक है, जैसे कि स्कॉलरशिप का मिलना, पेंशन का मिलना, गिफ्ट्स प्रोवाइड करना, ग्रांट, हेल्प कर दी आपने पैसों से रिलेटेड किसी की, तो वो सब मेरे बच्चे ट्रांसफर इनकम्स होती हैं, ठीक है। मैं लिख दूं, ट्रांसफर इनकम्स का मतलब है ऐसी इनकम जो बिना किसी सर्विस के आपको मिल जाती है, ठीक है। जैसे स्कॉलरशिप मिलना, ठीक है, ठीक है, स्कॉलरशिप मिलना, ठीक है। जैसे कि आपको पेंशन मिलना, ठीक है। जैसे कि गिफ्ट मिलना, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं मेरे बच्चे? ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके? ट्रांसफर इनकम के। तो ये काउंट नहीं होते, फैक्टर इनकम्स काउंट होता है। जैसे रेंट मिलना, वेजेस एंड सैलरी मिलना, इंटरेस्ट मिलना, प्रॉफिट मिलना, ये सब आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में आप अपनी क्या दे रहे हो? सर्विस दे रहे हो। तो इनको काउंट किया जाता है, और इनकी मदद से, इनको ऐड करके हम अपने देश की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो इनकम मेथड को अगर हम कंसिडर करें ना बेटा, तो इनकम मेथड में सबसे पहले हमारी डोमेस्टिक इनकम निकलता है, यानी एनडीपीएस निकलता है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है, कि हम अपने एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन दे रहे हैं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अगर हम इन तीनों फैक्टर इनकम्स को अगर जोड़ दें तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आती है डोमेस्टिक इनकम, यानी एनडीपीएफसी। अब जरा ध्यान से सुने, देखो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का मतलब हो गया जो भी लेबर एंड एम्प्लॉयज को आप जो भी पे कर रहे हो, वेजेस एंड सैलरी जो भी पे कर रहे हो, वो सारा का सारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आता है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस से आपने जो भी इनकम जनरेट करी, उस इनकम में
आपने सबसे पहले किसको पे कर दिया, अपने लेबर या अपने एम्प्लॉयज को पे कर दिया, ठीक है, एज अ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय आपने उन्हें पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचा है किनके लिए, लैंड कैपिटल वालों के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप वालों के लिए, है ना, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी प्रोडक्शन करके प्रॉफिट कमाया, इनकम जनरेट करी, उस इनकम में से हमने किसको दे दिया, सबसे पहले लेबर एंड एम्प्लॉय को दे दिया। अब जो बचा हुआ इनकम है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, वो किनके बीच में बांटा जाएगा, किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, लैंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसी को ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए आपका सेकंड पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड लास्ट में आता है मिक्स्ड इनकम, ऐसे लोग जो अपना स्किल का यूज कर कर पैसा कमा रहे हैं, यानी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसका पूरा नाम होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मैंने शॉर्ट में लिखा है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो याद रखना अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए ना तो देश में हम फाइंड कर सकते हैं अपनी टोटल इनकम, यानी देश के अंदर से होने वाली टोटल इनकम हमारी कितनी है, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी भी कहते हैं। अब देखो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय की बात करूं तो देखो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट लिख दो और वहां से अपना डोमेस्टिक इनकम निकालो। पर अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय अगर नहीं दिया है तो उसके ना सब पार्ट्स देखो। अब सब पार्ट्स का मतलब है जैसे आप देखो हम अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरी देते हैं कैश में। वेजेस किसको मिलता है, लेबर को, सैलरी किसको मिलता है, एम्प्लॉय को, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरी देखो हम किस में देते हैं, कैश में देते हैं। कुछ वेजेस एंड सैलरी हम काइंड में देते हैं, जैसे कि काइंड का मतलब है देखो 50,000 की सैलरी तो उसे कैश में मिली, मान लो वेज वर्कर या एम्प्लॉय को, ठीक है, मान लो काम करा और उसको महीने के एंड में जो सैलरी मिली वो मिली 50,000 कैश में, ठीक है। पर मान लो कि वो एक अच्छा वर्कर या एक अच्छा एम्प्लॉय था तो बिजनेस ने, एम्प्लॉयर ने उसे फ्री एकोमोडेशन दे दिया। फ्री एकोमोडेशन का मतलब है कि फ्री में घर रहने के लिए दे दिया कि जब तक आप हमारे लिए काम करोगे तब तक आप इस घर में फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हो। मान लो उस घर का जो रेंट है वो कितना है, 10,000। पर क्योंकि अब वो एम्प्लॉय को देना नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय को वो फ्रीली प्रोवाइड करा दिया गया है, किसके थ्रू, एम्प्लॉयर यानी बिजनेस के थ्रू। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल सैलरी उस वर्कर या उस एम्प्लॉय की है ना वो 50,000 नहीं है, 60,000 है। क्यों, क्योंकि 50,000 की सैलरी तो उसको किस में मिल रही है, कैश में मिल रही है। पर 10,000 की सैलरी उसे कैश में तो नहीं मिली बट उसे पर्क्स यानी अदर बेनिफिट्स मिल गए, जैसे फ्री एकोमोडेशन, फ्री में घर मिल गया, ठीक है, रहने के लिए। मान लो अगर वर्कर या एम्प्लॉय के चिल्ड्रंस हैं तो उनकी एजुकेशन का जो खर्चा है वो किसने उठा लिया, बिजनेस ने उठा लिया, ठीक है। जो लाइट एंड वाटर के जो एक्सपेंसेस हैं वो किसने उठा लिया, एम्प्लॉयर यानी बिजनेस ने उठा लिया, ठीक है। कार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी गई है एम्प्लॉयर यानी बिजनेस के द्वारा, ठीक है। टेलीफोन के जितने, मोबाइल फोन्स के जितने भी बिल्स आते हैं वो कौन पे कर रहा है, बिजनेसमैन यानी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है, अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से वेजेस एंड सैलरी ही है बेटा। कैश में नहीं मिली तो क्या हुआ, अदर बेनिफिट्स के रूप में तो मिल रही है, तो उसे वेजेस एंड सैलरी इन काइंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यानी देखो कभी कभी ना एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ में कुछ ऐसी पेमेंट्स करता है जो कि यूज करा जाता है एम्प्लॉय के फ्यूचर सेफ्टी पर्पस के लिए। यानी कि एम्प्लॉयर क्या करता है, कुछ कंट्रीब्यूशन करता है अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे, और वो पैसा एम्प्लॉय को तब दिया जाता है जब फ्यूचर में एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है या जब उसे जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो ईपीएफ हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ना एम्प्लॉयर अपना कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करता रहता है, ठीक है, और जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो उसको ये पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा एम्प्लॉयर ना ईएसआई भी कराता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी कराता है, यानी इंश्योरेंस भी कराता है अपने एम्प्लॉय का एज पर ईएसआई, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का क्या करा रहा है, इंश्योरेंस करा रहा है, और कल के दिन अगर मान लीजिए कि कुछ भी एम्प्लॉय के साथ दुर्घटना होती है तो वो पैसा फिर जो भी इंश्योरेंस के नाम से एम्प्लॉयर जमा कर रहा था, ठीक है, वो पैसा कल के दिन किसको मिल जाता है, एम्प्लॉय की फैमिली को मिल जाता है या एम्प्लॉय को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा एम्प्लॉयर कुछ पैसा अपना कहाँ जमा कर रहा है, पेंशन में जमा कर रहा है, ठीक है, पेंशन फंड में जमा कर रहा है। अब जब कभी एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा तो वो अपने बुढ़ापे को अच्छे से जी पाए, ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टी,
तो उसने कुछ पैसा पेंशन फंड में भी जमा कर रखा है। किसने? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो जो करेगा करेगा, बट एम्प्लॉयर कर रहा है। बिजनेसमैन, ओनर अपना कुछ पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं? पेंशन फंड में जमा कर रहे हैं। और जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा तो हर महीने बेटा पेंशन का पैसा दिया जाएगा किसको? एम्प्लॉय को। तो कहीं ना कहीं ये ना एम्प्लॉय के ना सेफ्टी पर्पस के लिए बनाए गए फंड्स होते हैं, जिनमें एम्प्लॉयर अपना पैसा जमा कर रहा होता है, और ये पैसा आज एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा बट फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी बोलते हैं ना एम्प्लॉय की सैलरी का यानी कंपनसेशन का पार्ट माना जाता है। तो सोचो 50,000 की सैलरी ना एम्प्लॉय को कैश में मिली, 10,000 की सैलरी उसे काइंड में मिली, लाइक उसे फ्री में घर मिल गया रहने के लिए, उसके बच्चों की जो स्कूल फीस थी वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, फ्री में कार मिल गई। ठीक है, तो मान लो ये सब मिला के 10,000 रुपये का वेजेस एंड सैलरी इन काइंड हो गया। ठीक है, उसे काइंड में मिला। अच्छा, मान लो 10,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने भी करा, ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, पेंशन फंड में। तो कहीं ना कहीं जो टोटल सैलरी दी जा रही है ना वर्कर्स एंड एम्प्लॉय को, वो कितनी दी जा रही है? बोलते हैं ना 70,000। कितनी दी जा रही है? 70,000 दी जा रही है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को टोटल कितना कंपनसेट किया जा रहा है। तो अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो सब पार्ट्स देखो, यानी वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस बेटा अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आप प्लस करें रेंट एंड रॉयल्टी को, ठीक है, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को। अगर ये तीन कंपोनेंट्स आप ऐड कर दो तो आपके पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस से हम जो भी इनकम जनरेट करते हैं उस इनकम में से अगर हम हटा दें, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हटा दें, तो जो भी इनकम बच जाती है वो क्या होती है? ऑपरेटिंग सरप्लस होती है। तो बचा हुआ किसके लिए? देखो, अगर आपने लेबर को दे दिया तो अब किसको देना बाकी है? लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को। तो इनकी जो इनकम है अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो इसलिए रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को सम अप कर दें तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब देखो रेंट एंड रॉयल्टी का मतलब क्या है। जैसे कुछ लोगों ने बेटा लैंड प्रोवाइड कर दिया, बिल्डिंग रेंट पे प्रोवाइड कर दिया, तो उन्हें रेंट मिलता है। बट कुछ लोग ना बेटा स्पेशल राइट प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बिजनेसेस को। जैसे कि मान लो कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी बिजनेस को दे रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऑलरेडी किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस था प्रोडक्शन करने के लिए तो उसने अपना वो लाइसेंस बिजनेस को दे दिया। बदले में बिजनेस क्या करेगी? उस व्यक्ति को हर महीने या हर साल एक रेंट पे करेगी, जिसको क्या बोला जाएगा? रॉयल्टी बोला जाएगा। बोलो हाँ कि ना। या मान लो कि लेट बी सपोज हम किसी का बोलते हैं ना कि स्किल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लो किसी की बुक्स यूज़ कर लेना, सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी अगर हम किसी की स्किल यूज़ कर रहे हैं तो स्किल यूज़ करने के बदले मेरे बच्चे हम जो भी वहाँ पर पेमेंट करते हैं हर महीने या हर साल, यानी जो भी फी पे करते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी का मतलब है कि कोई पर्सन है जिसने हमारे बिजनेस को प्रोडक्शन करने के लिए कोई स्पेशल राइट दिया है, और उस स्पेशल राइट के लिए हम हर महीने हर साल उसको एक फी, उसको एक रेंट पे कर रहे हैं, जिसको हम रॉयल्टी बोल रहे हैं। रेंट नॉर्मल होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, अगर आप किसी को किराए पे दे रहे हो तो वहाँ से रेंट मिलता है। पर जब कोई व्यक्ति अपना कोई स्किल, अपनी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर किराए पे देता है, रेंट पे देता है, तो बदले में क्या मिलता है उसे? फी यानी रॉयल्टी। तो कुछ लोग रेंट एंड रॉयल्टी से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं, है ना। जैसे मान लो बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, किसी को लोन दे दिया तो इंटरेस्ट कमाते हैं। पर मेक श्योर कि आप जो ये कैपिटल दे रहे हो या लोन दे रहे हो, फंड दे रहे हो और इससे इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो वो फंड ना प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होना चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस के अलावा किसी और प्रोसेस के लिए आपने ये पैसा दिया वो काउंट नहीं होगा। सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस, जिससे कुछ ना कुछ देश के अंदर प्रोड्यूस हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो, उसी पर्पस के लिए अगर आपने लोन दिया है, कैपिटल दी है और बदले में आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो वो यहाँ डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट। ठीक है, कुछ लोग बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, यानी बिजनेस ओनर्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स। वो बदले में बेटा अपनी सर्विस देते हैं बिजनेसेस को, फर्म्स को, और क्या कमाते हैं वहाँ से? प्रॉफिट।
अब याद रखो, अगर प्रॉफिट डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, बट अगर प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया है तो उसके सब पार्ट्स ढूंढो, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स ढूंढो, डिविडेंड ढूंढो, रिटेन अर्निंग ढूंढो। अब इसका मतलब क्या है, देखो, जब एक बिजनेस ना प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट पे अधिकार ओनर का होता है, यानी एंटरप्रेन्योर का होता है। पर उस प्रॉफिट के साथ यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भारत सरकार के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। हर कंपनी को अपनी कमाई के ऊपर टैक्स देना होता है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ जाता है, टैक्स में जाता है। अच्छा, फिर जो रेस्ट प्रॉफिट है वो कंपनीज बांट देती हैं, बिजनेसेस बांट देती हैं अपने ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स के बीच में। अगर मान लो बिजनेस अगर कंपनी नेचर का है तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स के बीच में, अपने ओनर्स के बीच में बांट देती है। आपको पता है कंपनी में एक दो तीन ओनर तो होते नहीं, ठीक है, बहुत सारे ह्यूज ओनर्स होते हैं। तो उन ओनर्स के बीच में जब प्रॉफिट बांटा जाता है तो उसको हम कहते हैं कि जब एक कंपनी प्रॉफिट बांट रही है, अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो डिविडेंड होता है। क्या है वो, डिविडेंड। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा टैक्स में चला जाता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे हम यहाँ डिविडेंड कहते हैं। और कुछ प्रॉफिट बिजनेस अपने फ्यूचर पर्पस के लिए भी बचा देती है, जिसे हम रिटेन अर्निंग यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देना तो हमें अपने बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट डायरेक्ट दिया है तब तो ठीक है, आप रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट में प्रॉफिट डायरेक्ट ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। बट अगर प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया है तो फाइंड कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। और फिर उसके बाद आप लास्ट में ऐड करिए अपनी मिक्स्ड इनकम। क्या ऐड करिए? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपनी स्किल का यूज करके कमा रहे हैं। जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट अपनी खुद की स्किल से पैसा कमा रहा है, लॉयर अपनी खुद की स्किल से पैसा कमा रहा है, एक इंडिपेंडेंट टीचर जो किसी के लिए जॉब नहीं करता, किसी के लिए काम नहीं करता, बट खुद अपना इंडिपेंडेंट होकर अपनी स्किल का यूज करके पैसा कमा रहा है। तो वो सारी के सारी इनकम्स अगर हम जोड़ दें तो दैट इज नोन एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो कहीं ना कहीं आपको डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर हुआ। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय डायरेक्ट नहीं दिया है, फाइंड वेजेस इन सैलरी इन कैश, वेजेस इन सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया है तो फाइन, नहीं दिया है तो सब पार्ट्स देखो, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करो तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। अगर प्रॉफिट भी डायरेक्ट नहीं दिया है तो सब पार्ट्स देखो, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट में इंटरेस्ट प्लस करो, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस करो तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। इसे अपने फॉर्मूले में प्लेस कर दो। और मिक्स्ड इनकम तो वैसे ही क्वेश्चन में गिवन होता है मिक्स्ड इनकम के नाम से, तो मिक्स्ड इनकम आप प्लेस डाउन कर दो तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी आ जाएगा। फिर अगर एक बार आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ गई इनकम मेथड से यानी एनडीपीएफसी आ गया, तो आप आराम से बेटा यहाँ पर ना अपना नेशनल इनकम निकाल सकते हो। आराम से आप अपना नेशनल इनकम निकाल सकते हो। नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है, एनएनपीएफसी। क्या है, एनएनपीएफसी। और आपको क्या पता चल चुका है डोमेस्टिक इनकम को फाइंड करके, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी आपको पता है तो आपने आरएचएस में रखा, एनएनपीएफसी आपको निकालना है तो आपने एलएचएस में रखा। बस आप एक एग्रीगेट से जब दूसरे एग्रीगेट पे सफल करोगे तो आपको बस यहाँ कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है जो एग्रीगेट का जो पहला बोलते हैं ना कि फेस होता है वो नेट और ग्रॉस हो सकता है। तो यहाँ पे तो एन एन यानी नेट नेट है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी छेड़ना नहीं है। अच्छा, दूसरा जो फेस होता है एग्रीगेट का वो डोमेस्टिक और नेशनल हो सकता है, यानी डी या एन हो सकता है। तो आपको ना डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम। डी फॉर डोमेस्टिक इनकम, एफ एन फॉर नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम तो हमें पता है, डी तो हमें पता है, हमें तो एन पे जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है। तो नेशनल इनकम पे जाने के लिए ना बस हमें बाहर से होने वाली नेट फैक्टर इनकम जोड़नी है। नेट फैक्टर इनकम जो हम फैक्टर सर्विसेज देकर, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर सर्विसेज देकर, फैक्टर प्रोडक्शन देकर जो हम नेट फैक्टर इनकम कमा रहे हैं, कहाँ से, अपने देश से नहीं, अब्रॉड से। हमारे देश के कुछ लोग बेटा अब्रॉड में भी काम करते हैं, वहां पे भी अपनी सर्विस देते हैं, वहां से भी पैसा कमाते हैं। तो हमें ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। तो एनएफआईए अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर
ये कंसेप्ट हो जाएगा। फिर आपको पता है एग्रीगेट का तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट होता है पीपी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। और चौथा जो फेस होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो यहाँ तो फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो यहाँ हम छेड़ेंगे नहीं। तो बस हमें ना डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाना है, नेशनल इनकम पे। यानी हमें अपनी डोमेस्टिक इनकम में बाहर से होने वाली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़नी है। तो हमारे पास आ जाएगी ओवरऑल नेशनल इनकम यानी NNP/FC। तो आई होप सो बेटा कि मैं ना आपको यहाँ पर कैपेबल रहा हूँ इनकम मेथड समझाने में, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी मेथड और बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं पर ओवर करता हूँ, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपको इनकम मेथड का मीनिंग बताया, ठीक है, कंसेप्ट बताया, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इनकम्स इंक्लूड होती हैं इनकम मेथड में, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि फैक्टर इनकम्स ही इंक्लूड होती हैं, ट्रांसफर इनकम्स इंक्लूड नहीं होती हैं। स्कॉलरशिप, पेंशन, गिफ्ट अगर ये आप ले रहे हो तो ये आपकी फैक्टर इनकम नहीं, ट्रांसफर इनकम्स हैं, ठीक है। फिर हमने इनकम मेथड के अंदर फार्मूला देखा। सबसे पहले हमारी डोमेस्टिक इनकम निकलती है, फार्मूला कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय गिवन नहीं है तो सब पार्ट्स चेक करो, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट गिवन नहीं है तो सब पार्ट्स चेक करो। बाकी प्रॉफिट अगर डायरेक्ट नहीं दिया ऑपरेटिंग सरप्लस में तो प्रॉफिट के सब पार्ट्स चेक करो, वहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो ऐड करके, ठीक है। फिर इन सबको ऐड करके रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट ऐड करके आप ऑपरेटिंग सरप्लस अपना इजीली फाइंड कर सकते हो। मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट ही दिया रहता है तो यहाँ से डोमेस्टिक इनकम निकल जाता है और डोमेस्टिक इनकम से आप अपनी नेशनल इनकम निकाल सकते हो। आपको बस अपने NDPFC में डोमेस्टिक इनकम में NFI ऐड करना है तो आपके पास NNPFC आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, आप घर में जाके इसका एक बार रिविजन और करें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स उठाएंगे जहाँ से हमारा इनकम मेथड न्यूमेरिकल वे में भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो मेरे प्यारे बच्चे। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच में भी शेयर कर सकते हो बेटा, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा बच्चे, बाय।